शुरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। शेखावाटी में हवेलियों और पुराने गढ़ों को निहारने के लिए आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब यहां एग्रो टूरिज्म का आनंद भी ले सकेंगे। पर्यटन विभाग के मोटिवेशन के बाद झुंझुनू जिले के किसान एग्रो टूरिज्म की ओर रुख कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से एग्रो टूरिज्म में शिथिलता के बाद अब जिले के किसान अपने खेतों में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए झोपड़े तैयार कर रहे हैं। अब शेखावाटी में आने वाले पर्यटक ग्रामीण परिवेश, सभ्यता, संस्कृति और ग्रामीण कल्चर से रूबरू हो सकेंगे। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने खेतों में बने 2 पड़ों और बगीचों तक पहुंचने के लिए 30 फीट चौड़े रास्ते की बाध्यता खत्म कर दी है, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसान एग्रो टूरिज्म की ओर रुख कर रहे हैं। बुढ़ाना के किसान जमील पठान ने अपने खेत में पर्यटकों के लिए एग्रो टूरिज्म की एक वाटिका तैयार की है। जमील पठान ने बताया कि शेखावाटी में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक एग्रो टूरिज्म के लिए आते हैं। एग्रो टूरिज्म में किसानों की आय का जरिया भी बढ़ेगा और साथ ही यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी लोगों को प्रदान होंगे। ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अक्सर प्याज के दाम आसमान छूने के बाद आम आदमी के आंसू निकलते हैं, लेकिन इस बार ये प्याज किसानों के आंसू निकाल रही है। प्रतापगढ़ के कांठल अंचल में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है, इसीलिए दाम काफी कम हो गए। नया प्याज 7 से 9 रुपए किलो मंडी में बिक रहा है, जबकि पुराना प्याज या छोटे आकार के प्याज तो 5 रुपए किलो तक मिल रहा है। बाजारों में नासिक प्याज आने लगेगा तो प्याज के दाम और कम हो सकते हैं। संभावना है कि ऑफ सीजन में प्याज होलसेल में 5 से 7 रुपए किलो तक बिकेगा। बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 500 हेक्टेयर में प्याज की बुआई की गई थी, जिसमें करीब 5000 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है, लेकिन किसान प्याज के उत्पादन की लागत नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ तक कि बाजार में ले जाना ही महंगा पड़ रहा है। मंडी में प्रतिदिन 300 से 500 कट्टे प्याज आ रहे हैं। कई बार प्याज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के चलते बिक नहीं पाता है और वे मंडी में ही पड़ा रहता है। अजमेर की बेटी स्वस्ति आर्य चौधरी ने एक बार फिर इतिहास रचा है। जयपुर में आयोजित स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वस्ति ने गोल्ड जीतकर लगातार चौथे साल खिताब जीत इतिहास रचा है। 4 दिसंबर से आयोजित प्रतियोगिता में स्वस्ति ने कई मुकाबले जीते और फाइनल मुकाबले में जयपुर की महिला बॉक्सर अंजलि चौधरी को करारी शिकस्त दी और एक बार फिर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अजमेर के फॉय सागर चौराहे की रहने वाली स्वस्ति आर्य चौधरी ने जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। स्वस्ति 48 किलो कैटेगरी में खेलती है और आने वाले दिनों में होने वाली राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लगातार चौथी बार राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेगी। सीनियर स्टेट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर में हुई है। मैंने फाइनल में जयपुर की लड़की अंजलि चौधरी को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेशनल में मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करूंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं राजस्थान के लिए नेशनल में मेडल लेके आऊं। उत्तराखंड के चमोली जनपद में हर साल लगने वाले अनुसुईया मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। मेले का शुभारंभ उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर सौरभ बहुगुणा ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। दत्तात्रेय जयंती पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अनुसुईया मेले को लेकर प्रदेश के अलग अलग कोनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस मेले का आकर्षण क्षेत्र के 5 आराध्य देवियों की डोलियां रहती हैं। ये डोलियां अलग अलग गांवों से होकर मंडल क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनुसुईया माता मंदिर में विराजमान होती हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर निसंतान दंपति पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए रात्रि जागरण करते हैं। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं, मंदिर कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको यहां पर आमंत्रित किया और इस शुभ दिन में मुझको यहां पर रहने का मौका दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहां पर आया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा हम करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। खासकर टूरिस्ट सीजन में मसूरी, नैनीताल, उत्तरकाशी जैसे शहरों में टूरिस्ट के साथ ही आम आदमी भी जाम से बेहाल हो जाता है। भविष्य में टूरिस्ट की आमद बढ़ने पर ये समस्या और भी विकराल रूप लेगी। इसके लिए राज्य सरकार अब टनल पार्किंग बनाने जा रही है। उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी में 2-2 जगह और टिहरी में 6 जगह पहाड़ काटकर टनल पार्किंग बनाने की योजना है।
पौड़ी के लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग के सौड़ में बकायदा जमीन भी एक्वायर कर ली गई है। मसूरी के कैंपटी फॉल बनने वाली पार्किंग के लिए साइट का इंस्पेक्शन कर लिया गया है। हालांकि पर्यावरण मामलों के जानकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आशंकित भी हैं। उनका कहना है कि टनल पार्किंग कोई स्थायी समाधान नहीं है। यदि हम पहाड़ों की जियोलॉजिकली, इकोलॉजिकली सेंसिटिविटी की बात करें तो इसके बारे में गंभीरता से किसी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा सोचने की जरूरत है। काशी में पिंडदान वैसे तो आम है, लेकिन मंगलवार को यहाँ का नजारा कुछ अलग रहा, क्योंकि पिशाच मोचन मंदिर में किन्नर समाज ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में मुन्ना पंडा के घाट के पास श्राद्ध कर्म हुआ। इसमें देश भर से आए किन्नर समाज के संत और साधुओं ने जोर जोर से डमरू बजाकर पूजा की प्रक्रिया पूरी की। हवन कुंड में आहुतियां भी डाली गयी। इस मौके पर महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि हम सभी ने प्रण किया है कि हर दूसरे साल बनारस में आकर पिंडदान करेंगे। कई किन्नर नेचुरल मौत से मर जाते हैं और उन्हें सिर्फ जलाकर आ जाते हैं, उनका कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता, इसीलिए हम लोग उनका पिंडदान करते हैं। हमने यही संकल्प लिया है कि हर 2 साल पर हम काशी आएंगे और उनके लिए श्राद्ध कर्म करेंगे। महामंडलेश्वर ने कहा कि हम लोग साल 2016 से सामूहिक पिंडदान करते हैं। हर किन्नर मोक्ष की ओर बढ़े, वो शांत रहे, इसीलिए हम पिंडदान करते हैं। तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों में कार्तिकी दीपम उत्सव धूमधाम से मनाया गया। 2 साल के अंतराल के बाद आयोजित इस विशेष और पावन पर्व पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। इस मौके पर मदुरई के तिरुपरम गुरारम में कार्तिकी दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यहाँ कार्तिकी दीपम उत्सव 28 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ और मंगलवार को मुख्य पर्व पर भगवान की मूर्तियों को लेकर रथ की सवारी निकाली गई। इस मौके पर तिरुपरम गुरारम पहाड़ी की चोटी पर दिए जलाए गए। कार्तिकी दीपम उत्सव तमिलनाडु के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है। इसे पूरी परंपरा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह अत्यंत ही प्राचीन त्योहार है जो तमिलनाडु के अलावा केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी काफी लोकप्रिय है। दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक कार्तिकी दीपम का पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पुडुचेरी के शिव सुब्रमण्यम देवस्थानम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे मंदिर को 1 लाख दीपकों से प्रकाशित किया गया। कोरोना के कारण 2 साल बाद आयोजित इस पर्व पर मंदिर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकी दीप उत्सव के दिन हर कोई अपने घर और आसपास की जगहों पर तेल का दीपक जलाकर खुशियां मनाता है। माना जाता है कि दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का वास होता है। उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस पर्व की शुरुआत होती है और चतुर्दशी को मुख्य पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को दीपावली की तरह मनाया जाता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए एक शवदाह गृह बनाया गया है। पालतू जानवरों के लिए बनाया गया ये देश का पहला शमशान घाट है, जिसे अनंत यात्रा नाम दिया गया है। हैदराबाद प्रशासन और एक एनजीओ ने मिलकर एलबी नगर जोन के फतुल्लागुडा में GHMC एनिमल केयर सेंटर में ये शमशान घाट बनवाया है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को शहरी विकास राज्य मंत्री KT रामाराव ने किया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से मान्यता प्राप्त एक पशु कल्याण संगठन ने 1 करोड़ रुपए की लागत से शवदाह गृह बनवाया है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाई है। शमशान में एक बार में 4 पशुओं का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। पूरी दाह संस्कार प्रक्रिया में करीब 2 घंटे लगते हैं। इस मौके पर KTR ने कहा कि कुछ ऐसे प्रयास हैं जो शासन के मानवीय चेहरे को दिखाते हैं और पालतू पशु शवदाह गृह की सोच भी ऐसी ही एक पहल है। बढ़ती महंगाई से चिंतित RBI ने रेपो रेट में 0.35% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 5.90% से बढ़कर
6.25% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा। इससे ज्यादा EMI चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 5 दिसंबर से मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की। इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब RBI ने रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा था, लेकिन RBI ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में बदलाव हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून को हुई मीटिंग में रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया गया था। शेरनी के साथ विचरण करते उसके 3 शावक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चिड़ियाघर की ये तस्वीर काफी सुखद लग रही है। ये शावक शेरनी परी के हैं। इनमें 2 नर हैं और एक मादा। अब इन तीनों शावकों के नाम भी सामने आए हैं। 2 नर शावक प्राइड और लियो के नाम से जाने जाएंगे। वहीं मादा शावक का नाम नैन्सी रखा गया है। शावकों के ये नए नाम शहर के बच्चों ने दिए हैं। चिड़ियाघर में जल्द ही शावकों का नामकरण समारोह होगा। 31 अक्टूबर को शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। शावकों के जन्म के बाद से ही चिड़ियाघर गुलजार है। लोग छोटे छोटे शावकों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। प्राइड और लियो डगमग कदमों से पूरे बाड़े में धमा चौकड़ी मचाते हुए नजर आए। इनकी अटखेलियां देखकर लोग भूले नहीं समा रहे हैं और इन पर अपना प्यार बरसा रहे हैं। नन्हे मेहमानों के आने के बाद से जू प्रबंधन काफी खुश है। वहीं बब्बर शेरनी परी इन बच्चों के लालन पालन में लगी हुई है। मन को सुकून देने वाला शांत झील का पानी और उसमें अटखेलियां करते साइबेरियन पक्षी। रामगढ़ के पतरातू लेक का ये नजारा इन दिनों पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। दरअसल पतरातू लेक रिजॉर्ट में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके विभिन्न किस्म के प्रवासी साइबेरियन बर्ड्स का पहुंचना शुरू हो गया है। नवंबर महीने से साइबेरियन बर्ड्स का आना शुरू होता है। इन पक्षियों से पतरातू लेक रिजॉर्ट इन दिनों गुलजार है। ये प्रवासी बर्ड्स अगले साल फरवरी माह के अंत तक पतरातू लेक में अपना बसेरा बनाकर रहेंगे। प्रवासी पक्षियों के चहचहाहट से पूरा इलाका गूंज उठा है। लेक रिजॉर्ट में साइबेरियन बर्ड्स पर्यटकों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग इन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं ये साइबेरियन बर्ड्स स्थानीय नाविकों की आवाज भी पहचानते हैं। उनकी एक आवाज पर नाव के इर्द गिर्द आ जाते हैं। आपने कद्दू तो देखे होंगे जिसकी लंबाई 1 फीट से 2 फीट तक होती है, पर आज हम जिस कद्दू को दिखाने जा रहे हैं उस कद्दू की लंबाई 5 से 6 फीट तक है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने लगे हैं। जी हां, इस कद्दू की लंबाई पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल मामला मुंगेर जिले के रामगढ़ गांव का है, जहां किसान चंद्रशेखर सिंह अब क्षेत्रीय सब्जी उत्पादकों के लिए मिसाल बनते नजर आ रहे हैं। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादन का प्रयास शुरू किया है, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। चंद्रशेखर बताते हैं कि वो हमेशा एक नया प्रयोग करते हैं। उन्होंने इस अनोखे कद्दू की खेती करना शुरू किया, जिसकी लंबाई 4 फीट से 6.5 फीट तक होती है, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। दूसरे सब्जी उत्पादक किसान भी अब इनसे सलाह लेने पहुंच रहे हैं। दूसरे किसान भी अब इस कद्दू की खेती करने में रुचि लेने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लोग इन दिनों हाथियों के आतंक से परेशान हैं। क्या कोरबा, क्या पेड्रा, क्या धमतरी, क्या कोरिया और क्या अन्य जिले, आए दिन हाथी यहाँ तांडव मचाते हैं। स्क्रीन पर इन जिलों में हाथियों के विचरण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवगढ़ के जंगल में हाथियों का झुंड अभी मौजूद है। ये हाथी ग्रामीण इलाकों में फसलों, मकानों, मवेशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग भी हाथियों की निगरानी कर रहा है। इधर कोरबा में हाथी प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए पाली तानाखार MLA मोहित राम तलवा मुड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने हाथियों के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं वन विभाग को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। कोरबा की कटकोरा वन मंडल में हाथी अभी तबाही मचा रहे हैं। ग्रामीण हाथी को दूर से ही देख पाए, इसके लिए उन्हें टॉर्च का भी वितरण किया।
दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस अपनी दुल्हनिया चाहिए। इसी सोच के साथ राहुल कुमार ने दहेज जैसी कुप्रथा को कुचलकर अपनी मंगेतर से मंदिर में शादी कर ली। मामला मसौढ़ी का है। दरअसल पटना के रहने वाले राहुल कुमार की शादी मसौढ़ी के कछुआरा गांव की रहने वाली रीता से तय हुई। शादी तय होने के बाद दोनों में बातें होने लगी। बातें फिर मुलाकातों में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन इस बीच दहेज लेन देन को लेकर दूल्हा और दुल्हन के माता पिता में अनबन हो गई और शादी टूटने की नौबत आ गई। लेकिन जैसे ही ये बात राहुल को पता चली तो रीता का साथ छूटते देख वो बेचैन हो गया। बस फिर क्या था, दिलवाला दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बारात लेकर रीता के घर पहुंच गया। उसके बाद वो दुल्हन और उसके परिवार को मनाकर मसौढ़ी के मंदिर में पहुंच गया और पूरे रीति रिवाज के साथ उससे शादी कर ली। दुल्हन के मांग में सिंदूर डालकर उसे अपनी पत्नी बना लिया, जिसके बाद लड़के के पिता को भी शादी के लिए मान। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के धंधेबाज अलग अलग ट्रिक से शराब तस्करी कर रहे हैं। इसी बीच अब मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस से भारी मात्रा में विदेशी महंगी शराब को जब्त किया गया है। एम्बुलेंस में तहखाना बनाकर उसमें शराब लाई जा रही थी। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों में से एक युवक कुर्नी के सुमेरा का रहने वाला है। पुलिस ने ये कार्रवाई पोखरैना में की है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में उत्पाद विभाग ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। होंडा सिटी कार की डिक्की से शराब जब्त की गई है। हालांकि मौके से गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में दोनों गाड़ियों को अलग अलग जगह से जब्त किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे पूछताछ जारी है। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री हरिनाम संकीर्तन प्रचार मंडल के तत्वाधान भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा से पहले भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को विधिवत विराजित कराया गया। यहीं पर मधुबन आश्रम ऋषिकेश के स्वामी परमानंद प्रभु और उनके साथ आए संतों ने श्रृंगार भी किया। इसके बाद पंडितों के आचार्य तत्व में विग्रहों की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद हरे कृष्ण हरे राम का संकीर्तन तथा ढोल नगाड़ों पर झूमते हुए श्रद्धालुओं ने सबसे पहले नगर सेठ श्री कल्याण प्रभु की फेरी लगाई। इसके बाद यात्रा विवेकानंद चौक, पुरानी तहसील रोड, कबूतर खाना बस स्टैंड होते हुए पिलानी रोड स्थित वृंदावन फार्म हाउस पहुंची, जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रहों को मंत्रोच्चार के मध्य मंदिर के गर्भ में विराजित कराया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु 30 मीटर लंबी रस्सी से रथ को खींचते नजर आए। वहीं पूरे रास्ते में मधुबन आश्रम ऋषिकेश के स्वामी परमानंद प्रभु और उनके साथ आए संतों ने हरे रामा हरे कृष्ण के साथ अन्य धार्मिक धुनों के साथ गीत संगीत पर जमकर नृत्य किया। लाइट एक्शन कैमरा कट ओके। और इसी के साथ वाराणसी के गदौलिया चौराहे पर एक्टर अजय देवगन की अगली फिल्म भोला का एक सीन पूरा हुआ। बुधवार सुबह अजय देवगन अपने दोस्तों संग खुली जीप में बैठकर गदौलिया पहुंचे। उन्होंने जीप पर बैठकर ही गदौलिया चौराहे के 2 चक्कर लगाए। वहां एक लड़की का चालान काट रहे ट्रैफिक पुलिस के कर्मी को देखा और फिर जीप से आगे बढ़ गए। इस दौरान अजय देवगन की एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दृश्यम 2 की सक्सेस के बाद 15 दिन में तीसरी बार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अजय देवगन स्पॉट किए गए। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने बताया कि अजय देवगन की टीम ने वाराणसी में उनकी अगली फिल्म भोला की शूटिंग के लिए परमिशन ले रखी है। अजय देवगन वाराणसी के अलग अलग गंगा घाटों, गंगा, रामनगर किला सहित कुछ एक अन्य स्थानों पर भोला फिल्म की शूटिंग करेंगे। बुधवार को अजय देवगन की शूटिंग के लिए जंगम बाड़ी से बास फाटक के बीच का ट्रैफिक रोका गया था और जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर शतरंज की बिसात पर हाथी, घोड़े और ऊंट को सरपट दौड़ा रही लड़की की ये शानदार तस्वीर हैदराबाद से सामने आई है। शतरंज की इस दूरदर्शी और बुद्धिमान खिलाड़ी का नाम लिखिता अन्नपूर्णा है, जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चेस बोर्ड पर कमाल का खेल दिखाती है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह लिखिता विशेष कोड के जरिए शतरंज जैसे कठिन और जटिल खेल को कितनी आसानी से खेल रही है।
ब्लाइंड फोल्डेड होकर चेस बोर्ड पर ये न सिर्फ हाथी घोड़ों का लगाम कस रही है बल्कि बादशाह पर भी अपनी हुकूमत चला रही है। चेस प्लेयर लिखिता अन्नपूर्णा की खासियत बस ये नहीं है, इनकी बहादुरी ये भी है कि आंख बंद कर ये जिस शख्स के सामने अपना दांव चल रही हैं, वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है बल्कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर आर राजा ऋत्विक हैं, जिन्होंने पिछले साल हंगरी में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रचा था। वैसे तो राजस्थान सालों भर देश विदेशी सैलानियों से गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों लेक सिटी उदयपुर में खास विदेशी मेहमानों का डेरा है। जी हां, उदयपुर में इन दिनों G20 शेरेपा की बैठक चल रही है, जिसमें 29 देशों के प्रतिनिधि शेरेपा हिस्सा ले रहे हैं और राजस्थान की संस्कृति और परंपरा से रूबरू हो रहे हैं। ये विदेशी मेहमान जहां प्रदेश की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी आनंद उठा रहे हैं। ऐसा ही एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर के मानक चौक पर आयोजित किया गया, जहां कलाकारों ने अपनी नृत्य कला से विदेशी मेहमानों का मन मोह लिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।